आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 14वां क्लास है। आज इंडियन पॉलिटी का 14वां क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इंडियन पॉलिटी का 13 क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप देखिए और वीडियो देख करके आप अपना सकारात्मक कमेंट, अपना सुझाव प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। ठीक, तो आज हम अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 14वां क्लास है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा संसद के बारे में आपसे डिस्कस करने जाएंगे। तो संसद के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे हम, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक कापी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। जो भी हम यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करें प्लीज़ आप लोग अपने कापी में इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संसद है। संसद के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और संसद का निर्माण दोनों सदनों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो संसद में कौन कौन होते हैं? संसद के 3 भाग हैं, मतलब तीन भागों से मिल करके संसद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों जो है इनके संसद के अंग हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो है संसद के जो 3 पार्ट हैं, जो 3 अंग हैं, तीनों अंग से मतलब तीन पार्ट जो है सम्मिलित रूप से इसी को संसद कहा जाता है। तो तीनों अंग कौन कौन है, तीनों पार्ट कौन कौन है संसद के? एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा राष्ट्रपति है। तो ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा को जो है प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम सदन किस जो है सदन को कहा जाता है, प्रथम सदन किस जो सभा को कहा जाता है, यानी लोकसभा को कहा जाता है या राज्यसभा को कहा जाता है। तो प्रथम सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्न सदन, लोकसभा जो है प्रथम सदन है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, और इसको जो है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और इसे जो है उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, क्या अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को या लोकसभा को? तो आपको बताना होगा उच्च सदन राज्यसभा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। जो तीसरा संसद का अंग है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति भी जो है संसद का एक अंग है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, तो ये जो है संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में हम डिटेल आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट टाइम लोकसभा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो संसद का ही लोकसभा भाग है। संसद जो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से बनता है। संसद का निर्माण लोकसभा एवं राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जो है मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोकसभा के बारे में जो है डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग जो अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें, प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल है, फैक्ट रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के जनता के बीच से आते हैं। तो ये जनता के बीच से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आते हैं लोकसभा में, तो इसलिए इनको जो है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ओके, लोकप्रिय सदन। तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक। तो लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोकसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है, तो वह कितना जो है सदस्यों की संख्या है लोकसभा में। ठीक है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज जैसे हम यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ऐसे आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए, ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक। तो लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्य कितना है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो है 552 अधिकतम सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। ठीक। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना होते हैं? 552। ठीक है। और 552 में निर्वाचित सदस्य कितना है और मनोनीत सदस्य कितना है? तो मनोनीत जो है 2 सदस्य होते हैं। मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, जिसे इंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है। तो मनोनीत सदस्य जो 2 होते हैं, इनको कौन नियुक्त करता है? इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है मनोनीत सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य जो 2 होते हैं। ठीक है। और निर्वाचित सदस्य में जो निर्वाचन के द्वारा लोकसभा में आते हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा में आते हैं, और राज्यों से, तो 530 सदस्य जो है राज्यों से निर्वाचित होकर के लोकसभा में आते हैं। ठीक है। तो निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा में राज्यों में निर्वाचित होकर के आते हैं, राज्यों के द्वारा निर्वाचित होकर के लोकसभा में जो सदस्य आते हैं, उनका संख्या 530 होता है। यानी 530 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर के राज्यों के द्वारा आते हैं। ठीक है। राज्यों से। ठीक। तो इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिएगा। राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होकर के लोकसभा में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं? 20 सदस्य। ठीक। तो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के कितने सदस्य आते हैं? 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के लोकसभा में आते हैं सदस्य के रूप में। ठीक। तो ये तो जो है अधिकतम हो गया, लेकिन जो वास्तविक है, जो इस समय वर्तमान में कितना संख्या है लोकसभा में सदस्यों का, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, हमें इसको जो है वास्तविक सदस्य कितने हैं लोकसभा में, इसको देखना है। ठीक है। तो वास्तविक सदस्य कितने हैं लोकसभा में? 545 वास्तविक सदस्य लोकसभा में कितने हैं? 545 वास्तविक सदस्य हैं। ठीक। जबकि यह अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552, लेकिन वास्तविक सदस्य कितने हैं? 545। ठीक। अब इसमें जो है वास्तविक सदस्य में निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है। वास्तविक सदस्य में
दो होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य में 2 सदस्य होते हैं। मनोनीत के द्वारा सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें 2 हैं, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक, तो मनोनीत सदस्य जो है 2 होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य में राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित होते हैं। तो राज्यों के द्वारा जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 524 है। राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 524 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 19 है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम जो लोकसभा से संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा में, सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा में, सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा में, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग हेडिंग डालिएगा, सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा में, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा में जो सदस्य, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव या जो है प्रत्यक्ष एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा सदस्यों को चुनते हैं, जो वोट करते हैं, उनका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और भारत के नागरिक हो एवं 18 साल का एज हो, वही व्यक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित प्रत्यक्ष एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो सदस्यों का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यता एवं अहर्ताएं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब क्या क्या योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर वह क्वालिफिकेशन है तभी वह लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो कौन कौन से जो है क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो इसको प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए लोकसभा सदस्यों का, पहला क्वालिफिकेशन है कि वह भारत का नागरिक हों। ठीक, तो लोकसभा सदस्यों का पहली जो क्वालिफिकेशन है वह है कि भारत का नागरिक हो। सेकंड क्वालिफिकेशन कि जो सदस्य निर्वाचित होंगे लोकसभा के, उनकी आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, 25 साल से कम है तो वह लोकसभा के सदस्य बनने लायक नहीं है। यानी 25 साल का एज पूरा कर लिए हैं तभी वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हैं। ठीक है, 25 साल का आयु होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, एज। नेक्स्ट, जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं। यदि संसद के द्वारा कोई ऐसा नियम बना दिया गया, ऐसा कोई कानून बना दिया गया है जो सदस्यों को निर्वाचित, मतलब सदस्यों को जो है सदस्यों का क्वालिफिकेशन के रूप में मान्य हो, तो ऐसे कंडीशन को भी वह व्यक्ति जो सदस्य बनेगा लोकसभा का, उसके अंदर होना चाहिए वह योग्यताएं। यानी कि संसद कोई नया जो है योग्यताएं जो है जोड़ रहा है, यानी जो संसद द्वारा कोई भी नया योग्यताएं बनाई जाए तो उस योग्यता को भी वह सदस्य पूरा करता हो। ठीक है, वह अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए, ठीक, जो संसद द्वारा बनाई जाए। ठीक है, जिसको आप लोग अपने कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्यकाल, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, यानी लोकसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है,
तो लोकसभा का कार्यकाल यह डिपेंड करता है कि लोकसभा में बहुमत कब तक है। ठीक है, वैसे तो 5 साल माना जाता है। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल है, लेकिन यदि बहुमत नहीं, मान लीजिए कि जो पार्टी है, जो दल है, अगर उस दल की बहुमत है तभी वह जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तभी लेकिन मान लीजिए उसके पहले उसका जो बहुमत गिर गई तो लोकसभा को विखंडन किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री इसका सुझाव जो है राष्ट्रपति को देगा तभी करेगा। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता है जब तक प्रधानमंत्री उनसे ना कहे। ठीक, हाँ, ऐसे कंडीशन में भी कर सकता है कि मान लीजिए किसी भी दल का बहुमत नहीं प्राप्त है लोकसभा में, तब भी जो है वो विघटन कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो है विघटन किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को समय के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय के कार्यकाल के पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पे। ठीक, तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर लोकसभा को समय के पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक, सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को जो है शपथ अनुच्छेद 99 में दिया गया है। अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यदि राष्ट्रपति तो पहली बात तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, लेकिन यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है वह भी शपथ दिला सकता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। ठीक, तो लोकसभा सदस्यों का जो कितना वेतन है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये भी फैक्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के सदस्यों का वेतन, लोकसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते। तो लोकसभा के सदस्यों का जो वेतन है प्रति माह वह 50,000 रुपये वेतन प्रति माह लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को, लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को 45,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक, और कुछ भत्ते दिए जाते हैं। 45,000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है लोकसभा सदस्यों को। ठीक है, 45,000 रुपये मासिक कार्यालय भत्ता भी दिया जाता है। 45,000 रुपये मासिक कार्यालय भत्ता भी दिया जाता है। कार्यालय भत्ता कितना दिया जाता है? 45,000 रुपये कार्यालय भत्ता दिया जाता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं, मतलब पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के क्या क्या पावर हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला हमारा लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, यानी लोकसभा की कौन कौन से शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं, यानी लोकसभा का पावर एंड वर्क, क्या क्या लोकसभा के पावर हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं और कौन से कार्य करते हैं। तो लोकसभा के कार्य एवं उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग जैसे हम यहाँ फिगर बनाए हैं तो इसी सिक्वेंस में आप लोग भी बना लीजिए, इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहली जो है शक्तियाँ, लोकसभा की जो शक्तियाँ और कार्य हैं उसमें पहला है विधायी शक्तियाँ, दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति,
वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन में क्या पावर है इसका, संविधान संशोधन में क्या पावर है लोकसभा का, एवं अन्य शक्तियाँ, क्या क्या अन्य शक्तियाँ हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो इसको सुनिए, समझिए और अपनी जो कापी में इसको नोट कर लीजिए। ओके। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों के अंतर्गत कोई भी विधेयक, विधायी शक्तियों के अंतर्गत कोई भी विधेयक लोकसभा के द्वारा ही पारित होगा तभी वह कानून बन सकता है। केवल एक जो है सभा द्वारा पारित होना जरूरी नहीं होता है। कोई भी विधेयक कानून विधि तभी बन सकता है, कानून का रूप तभी ले सकता है जब उसे दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए एवं राष्ट्रपति के द्वारा जब सिग्नेचर हो जाता है तभी कोई विधेयक कानून का जो है रूप धारण करता है। ठीक। तो कोई भी विधेयक कब कानून बनता है, जब दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को पारित किया जाता है बहुमत के आधार पे, और तब उसको जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं तब वह विधेयक कानून बन जाता है। तो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उस विधेयक को जो है लोकसभा में पारित होना आवश्यक है। तभी कोई भी विधेयक कानून तभी बन सकता है जब लोकसभा में उसे बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। तो विधेयक को कानून मतलब विधेयक को पारित करने में ये जो है लोकसभा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, पावर होता है। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत कोई भी विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित होना आवश्यक होता है तभी वह विधेयक कानून बनता है। ठीक। तो ये जो है मतलब कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है लोकसभा का। ठीक। तो लोकसभा का विधायी शक्तियों में विधेयक को कानून मतलब विधि के रूप में स्थापित करना, मतलब विधेयक को जो है कानून के रूप में स्थापित करना, कानून बनाने में भी जो है लोकसभा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो कोई भी विधेयक या उसको जो है कानून बनाना है या फिर उसको जो है विधि के रूप में परिवर्तित करना है, कोई विधेयक विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी विधेयक विधि तभी बन सकता है जब लोकसभा उसे स्वीकृति प्रदान करे। ओके। नेक्स्ट, कानून निर्माण में लोकसभा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कोई भी विधेयक जब एक सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह नेक्स्ट दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरे सदन द्वारा भी पारित किया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर दे देता है तो कानून बनता है। तो इसलिए लोकसभा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि कानून बनाने में। तो कानून निर्माण में भी लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और उसे जो है राज्यसभा में मान लीजिए किसी भी बातों पर मतभेद आ गया, तो वह जो है राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला करके दोनों सदनों को एक साथ जो है संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। तो उस जो है दोनों एक साथ बैठ करके राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों एक साथ बैठ करके उस विधेयक पर चर्चा करते हैं। उसके बाद बहुमत के आधार पर उस विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक है। तो यही संयुक्त अधिवेशन है। ठीक। तो संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों में मतभेद होता है, तब जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ओके। तो इसको आप लोग अपने कापी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति कौन कौन सी है, किस प्रकार से लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करता है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो लोकसभा
कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ठीक है, लोकसभा जो है कार्यपालिका पर यानी मंत्रिपरिषद पर, लोकसभा मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के द्वारा ही उसका निर्माण किया जाता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद का गठन एवं संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित यानी लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसी दिन से मंत्रिपरिषद जो है विघटित कर दिया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मंत्रिपरिषद को यदि अपने अस्तित्व को बचाना है तो इसके लिए जो है लोकसभा में उसका विश्वास होना चाहिए, विश्वास प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद तभी बना रह सकता है जब लोकसभा सदस्यों के द्वारा विश्वास प्राप्त हो। ठीक, तो इसको अपने कागज में नोट कर लीजिएगा। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं प्राप्त है, अविश्वास पारित हो जाता है लोकसभा में, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ओके, इसलिए मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, संघीय लोक सेवा आयोग का जो है मतलब संघीय लोक सेवा आयोग जो होता है वह भी जो कार्यपालिका के नियंत्रण के लोकसभा की जो कार्यपालिका नियंत्रण के अधीन होता है। ठीक है, तो संघीय लोक सेवा आयोग भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करता है। लोकसभा में संघीय लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और उसमें चर्चा लोकसभा में किया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में इसके बारे में डिस्कस होता है। वित्त आयोग का रिपोर्ट भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ भी लोकसभा में इसके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। भाषा आयोग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा सदस्यों के द्वारा इस पे डिस्कस किया जाता है। ठीक, तो ये जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है लोकसभा की कार्यपालिका में कौन कौन से नियंत्रण की शक्ति है, तो इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति, यानी लोकसभा की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो धन विधेयक के मामले में सबसे ज़्यादा पावर जो है लोकसभा को दिया गया है, यानी राज्यसभा के अपेक्षा लोकसभा का पावर अधिक होता है धन विधेयक प्रस्तुत करने में, यानी धन विधेयक को जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 109 में दिया गया है, धन विधेयक अनुच्छेद 109 में दिया गया है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वार्षिक बजट भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान संबंधी मांगे, जो भी अनुदान संबंधी मांगे होती हैं, अनुदान से संबंधित जो भी मांगे होती हैं वो भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है समस्त व्यय की स्वीकृति, जो भी व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उसकी स्वीकृति लोकसभा से लेनी पड़ती है, यानी लोकसभा से समस्त व्यय की स्वीकृति आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के द्वारा
लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वह संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट अन्य शक्तियों में यह राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। जो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, लोकसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं। लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य शक्तियों में है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा जो टॉपिक था, आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस क्लास को आप देखिए और हमारे वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था 14वें क्लास में, उसमें थे हम आप लोगों से जो है संसद के बारे में डिस्कस किए। और संसद जो 3 भागों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिल करके संसद का निर्माण होता है, जिसमें हमने आज आप लोगों को डिस्कस किया, आप लोगों के साथ लोकसभा के बारे में विधिवत अध्ययन हम आप लोगों के साथ किए। आप लोगों से हम विधिवत डिस्कस किए लोकसभा के बारे में। अब अगला हमारा जो क्लास होगा वो राज्यसभा के संबंधित होगा। राज्यसभा से संबंधित हम उन फैक्ट को आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।